दोस्तों साल 1846 में हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून को डिस्कवर किया गया था। अब डिस्कवरी के कुछ ही समय बाद लोगों में एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या नेपच्यून के आगे भी कोई प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकता है, और दुनिया के सभी एस्ट्रोनॉमर्स इसी 9th प्लैनेट को ढूंढने की रेस में शामिल हो गए। इन्हीं एस्ट्रोनॉमर्स में से एक थे अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लोवेल। वो जब अपने टेलीस्कोप से आउटर स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के दौरान एक वियर्ड सी बात को नोटिस किया। उन्होंने ये देखा कि जब बाकी के सभी ग्रह अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में धरती के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे तब उनके पाथ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता था। लेकिन इसी बीच जब उन्होंने अपने टेलीस्कोप के लेंस को यूरेनस और नेपट्यून की तरफ शिफ्ट किया तो उन्होंने नोटिस किया कि ये दोनों ही प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट के एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आकर हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ समय के बाद वापस से उसी ऑर्बिट को फॉलो कर रहे थे। अब ये बिहेवियर बहुत ही अनयूजुअल था क्योंकि सूर्य अपनी ग्रेविटी की वजह से बहुत ही स्ट्रिक्टली सारे प्लैनेट्स को एक फिक्स पाथ में संजो कर रखता है, और अगर किसी भी प्लैनेट को उस पाथ से डिफ्लेक्ट करना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सूरज से भी ज्यादा फोर्स उस प्लैनेट पर काउंटर अप्लाई करनी होगी। अब जब लोवेल ने इसी बदलाव को नोटिस किया तो उन्होंने अपने मन में ये धारणा बना ली कि नेपच्यून के पास भी एक ऐसा ही मैसिव और मिस्टीरियस प्लैनेट मौजूद है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो सूरज के इफेक्ट को भी ओवरपावर कर सकता है, और अपने इसी काल्पनिक प्लैनेट को उन्होंने नाम दिया प्लैनेट एक्स। अब दोस्तों क्या है ये प्लैनेट एक्स? वैज्ञानिक इसे कभी ढूंढ पाए भी या नहीं, और आखिर इसका मिलना हम इंसानों के लिए सदियों बाद इतना जरूरी क्यों है? आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है आलोक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। दोस्तों मिस्टर लोवेल पेशे से एक बिजनेसमैन भी थे और अपने बिजनेस से कमाया हुआ सारा पैसा वो अपनी रिसर्च पर लगाया करते थे। अपनी खुद की उन्होंने एक प्राइवेट स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी बना दी थी। यहाँ से वो रोजाना का स्काई ऑब्जर्वेशन किया करते थे और वहाँ पर उस समय के सबसे बेस्ट टेलीस्कोप को इंस्टॉल करवा दिया। लेकिन दोस्तों शॉकिंगली 1906 से 1916 तक तकरीबन 10 साल खाना पीना सब छोड़कर जब वो इस ग्रह की तलाश में लगे रहे थे तब भी उनको कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई, और थक हार कर जब वो जिंदगी से भी हारने लगे थे तभी अचानक 12 नवंबर 1916 के दिन अपनी उसी ऑब्जर्वेटरी में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, जिसके सम्मान में उनकी लाश को भी वहीं दफन कर दिया गया। हालांकि दोस्तों उनकी मौत के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई। साल 1929 तक सभी लोगों का जोश लगभग खत्म हो चुका था क्योंकि उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई अपार संपत्ति को बाद में उनके स्टाफ द्वारा प्लैनेट एक्स की रिसर्च के लिए यूज किया गया, क्योंकि उन्हें किसी भी नए प्लैनेट का कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन साल 1930 में जब उसी ऑब्जर्वेटरी में काम करते वक्त प्लैनेट एक्स के प्रपोज लोकेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे तभी उन्हें एक छोटा सा डॉट नजर आया, जिसे जब उन्होंने लेंस के अपर्चर को बढ़ाकर देखा तब जाकर सबको ये कंफर्म हुआ कि जिस नौवे प्लैनेट को लोवेल मरते दम तक ढूंढ रहे थे वो सच में एग्जिस्ट करता है। और इसलिए उस ग्रह के खोज के बाद पर्सिवल लोवेल को उनके डेडिकेशन के लिए सम्मानित करने के रूप में उस नए नवेले खोज किए गए प्लैनेट का नाम प्लूटो रखा गया, जिसके पहले 2 अक्षर PL पर्सिवल लोवेल को डिनोटेड है। तो ढूंढने गए थे एक बड़े प्लैनेट एक्स को और मिल गया एक छोटा प्लैनेट प्लूटो। अब दोस्तों क्या प्लूटो वाकई में प्लैनेट एक्स था? दरअसल जब 1930 में प्लूटो को डिस्कवर किया गया था तब किसी को भी उसके साइज और मास के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से सबने यही सोचा कि जिस मैसिव और डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट के बारे में पर्सिवल लोवेल बता रहे थे वो प्लूटो ही है। डिस्कवरी के बाद लोवेल की टीम बहुत ही खुश थी, और होगी भी क्यों नहीं। उनकी टीम ने 9th प्लैनेट को डिस्कवर कर लिया था, बट यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी क्योंकि बाकी के प्लैनेट्स के मुकाबले प्लूटो का मास काफी कम था। दैट मीन यूरेनस और नेपच्यून जैसे गैस जाइंट तो दूर, प्लूटो तो अपने खुद के ऑर्बिट्स के ऑब्जेक्ट को भी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था, और इससे उन्हें रियलाइज हुआ कि प्लूटो शायद वो प्लैनेट नहीं है जिसकी उन्हें तलाश थी। और फिर इस नए अनआइडेंटिफाइड प्लैनेट को ढूंढने की रेस वापस से शुरू हो गई। अब प्लूटो की डिस्कवरी के ऑलमोस्ट 75 साल बाद 2005 में फाइनली एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नए प्लैनेट को खोज निकाला। कैलकुलेशन से पता चला कि यह प्लैनेट प्लूटो से ज्यादा मैसिव था, और कुछ समय के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि शायद यही दी प्लैनेट एक्स है। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन मिलती उसके पहले ही एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और नए प्लैनेट को खोज निकाला, और उसके बाद तो जैसे एस्ट्रोनॉमर्स को प्लूटो के आगे नए नए प्लैनेट्स मिलते ही रहे। इट्स लाइक सडनली हमारे सोलर सिस्टम का पूरा अनदेखा हिस्सा अब हमारी आंखों के सामने आ गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस नई डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में खुशियों की जगह पर आर्ग्यूमेंट्स खड़े कर दिए। आर्ग्यूमेंट्स इस बात पर क्या अब हम हर किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट घोषित कर देंगे? और देखा जाए तो बात भी सही थी। आई मीन कुछ स्पेसिफिक रूल्स तो होने चाहिए जिन रूल्स के बेसिस पर आप प्लैनेट को डिफाइन कर सकते हो, और यही रीजन था 2005 में डिस्कवर्ड प्लैनेट का नाम रखा गया एरिस, द गॉड ऑफ डिस्कॉर्ड एंड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि इस प्लैनेट की डिस्कवरी के बाद से ही तो साइंटिस्ट को कुछ रूल्स बनाने पड़ गए। अब उस समय में ऐसे क्या रूल्स बने थे, चलिए एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं।
रूल नंबर 1, इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार। सिंपल भाषा में एक प्लैनेट एक स्टार के अराउंड इवॉल्व करना चाहिए। रूल नंबर 2, इट मस्ट बी बिग एनफ टू हैव एनफ ग्रेविटी टू फोर्स इनटू अ स्फेरिकल शेप। आसान शब्दों में एक प्लैनेट इतना तो मैसिव होना चाहिए कि ग्रेविटी की वजह से उसका शेप राउंड हो जाए। एंड फाइनली रूल नंबर 3, इट मस्ट बी बिग एनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर्स अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिमिलर साइज नियर इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। कहने का मतलब एक प्लैनेट उतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी अपने रास्ते में आने वाले हर दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो हटा पाए या फिर अपना ही हिस्सा बना ले। बेसिकली अपने ऑर्बिट को इस कदर साफ कर दे कि पूरे ऑर्बिट में सिर्फ वही एक मैसिव ऑब्जेक्ट हो। तो अब अगर इन रूल्स को सारे प्लैनेट पर अप्लाई करके देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट इन रूल्स को फॉलो करते हैं एक्सेप्ट प्लूटो। प्लूटो पहले के 2 रूल्स को तो डेफिनेटली फॉलो करता है, लेकिन 3rd रूल में वो मार खा जाता है। जैसा हमें पता है प्लूटो दरअसल कुइपर बेल्ट का एक हिस्सा है जिसमें प्लूटो के साथ साथ कई ट्रिलियन छोटे छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉमेट्स और एस्टेरॉइड भी मौजूद है। अब भले ही इन सब में प्लूटो सबसे ज्यादा मैसिव है, लेकिन वो इतना भी मैसिव नहीं है कि अपने ऑर्बिट में मौजूद सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को साफ कर दे। और यही रीज़न है कि 2005 में इसकी डिस्कवरी के बाद बने रूल्स की वजह से इसने अपना प्लैनेट होने का दर्जा खो दिया और ऐसे में सीधा नेपच्यून को उसके ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट कर देने की बात तो हद से ज़्यादा अविश्वसनीय हो गई थी। लेकिन दोस्तों इस मिसकनेक्शन के दूर होने के बाद वैज्ञानिकों के मन में फिर से वही सवाल आकर खड़ा हो गया कि आखिर जिस प्लैनेट के एग्जिस्टेंस का लोवेल दावा कर रहे थे, आखिर वो प्लैनेट कहाँ और कैसे हो सकता है। दोस्तों आज 1 सदी से ऊपर बीत जाने के बावजूद अगर हमें वो ग्रह नहीं मिल पाया है तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए केवल 2 ही पॉसिबल केसेस हैं। पहला तो है ल्यूमिनोसिटी और दूसरा है रॉगनेस। अब दोस्तों हो सकता है कि वो प्लैनेट वाकई में एग्जिस्ट करता हो और हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा भी हो, लेकिन किसी ब्लैक डॉर्फ की तरह वो इतना ज्यादा डार्क हो कि उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट की मात्रा नियर टू 0 होती होगी, जिस वजह से कितना ही बड़ा लाइट सोर्स उस पर रोशनी क्यों ना डाले, अगर उस पर से कुछ रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं तो ऑब्जर्वर तक क्या ही डिटेल पहुंच पाएगी। और शायद इसी वजह से हो सकता है कि हम अपने किसी टेलीस्कोप में कई बार उसे कैप्चर भी कर चुके हों, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इतना ज़्यादा डार्क है कि उसके एग्जिस्टेंस का आइडिया हमें किसी भी नॉर्मल फोटोग्राफ में नहीं लग पा रहा है। वैसे ये एक लॉजिकल रीज़न है कि क्यों हम सोलर सिस्टम में होते हुए भी उसे नहीं ढूंढ पाए, लेकिन दूसरे रीज़न के हिसाब से हो सकता है कि प्लैनेट एक्स उस समय तो वहाँ पर मौजूद हो जब पर्सिवल लोवेल अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद वो हमारे सौरमंडल से ही कहीं बाहर चला गया हो। वेल कहने का मतलब यह है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो प्लैनेट कोई फिक्स्ड प्लैनेट ना होकर एक रॉक प्लैनेट हो। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दे कि रॉक प्लैनेट बेसिकली ऐसे प्लैनेट होते हैं जो पूरे यूनिवर्स में बिना किसी स्टार के अधीन हुए लगातार फ्रीली ट्रैवल करते रहते हैं, बिल्कुल किसी एस्टेरॉइड की तरह। आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि आज के समय में किसी भी चीज को असंभव कहना गलत नहीं हो सकता। हो सकता है कि पर्सिवल की रिसर्च के वक्त ऐसा कोई प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून के बीच से ही गुजर रहा होगा, जिस वजह से उसके स्पॉन्टेनियस ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से ये दोनों प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट हुए होंगे। लेकिन वैसा ही इंसिडेंट दोबारा कभी इसलिए नहीं हुआ या फिर वो पावरफुल प्लैनेट कभी हमें इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सिंपली वो हमारे सौरमंडल से कहीं दूर चला गया होगा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से प्लैनेट एक्स कोई रॉक प्लैनेट है या फिर कोई इतना ज्यादा डार्क वर्ल्ड जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।